चलिए अगला जो प्रॉब्लम है आप लोग का, सबसे पहले निकालिए तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। बनाइए क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। चलिए इसको देखिए बनाएंगे कैसे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू बराबर एन ई फार्मूला पढ़े थे। आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता था एन। तो आपका बात समझ लीजिए यहाँ पर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे आप तो क्यू बाई ई होगा, यानी कि 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये सबको डिवाइड कीजिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा ये बताइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए जल्दी से। तो अब की बार फॉर्मूला लग जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ही रहेगा। एन है 1 मोल, तो 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। इतना इलेक्ट्रॉन यानी कि कह रहा है, और ई से गुना कर दिए 1.6 गुने 10⁻⁻19। देखिए यहां से कीजिएगा तो 19 4 प्लस में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 19 पावर में से घटाइएगा तो 4 प्लस में आ जाएगा, और 1 2 3 1 0 गायब हो गया, यानी 6023 आई इंटू 16 इतना कूलम चार्ज बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए 4 हो गया, 32 और 4 36 हो जाएगा, और 96 हो जाएगा। इतना कूलम चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आपको 96,368 कूलम चार्ज होता है। लेकिन याद कीजिए केमिस्ट्री वाले सर आपको क्या याद करवाए होंगे, 96,500 कूलम। अब पता नहीं वो कहाँ से उतना चार्ज ले आते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। केमिस्ट्री में पढ़े हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, उसको 1 फ्राड कहते हैं। अब 1 फ्राड का वैल्यू 96,500 कूलम। केमिस्ट्री पढ़े आप लोग, बोलिए जल्दी से। नो सर। नहीं पढ़े हैं, 1 फ्राड का नाम सुन भी नहीं किए केमिस्ट्री में अभी तक। याद कीजिए, नो वो सर। उतना लिखवाएंगे जबकि वैल्यू इतना ही होता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है आपका। चलिए तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, उसको बनाइएगा। कैलकुलेट चार्ज ऑन बॉडी इफ 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन इट।
कैलकुलेट चार्ज ऑन बॉडी if 2 million electron added on it. सिंपल क्वेश्चन है, पहले उसको कीजिए। देख लिए ध्यान से। तब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर NE। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 2 मिलियन है, तब मिलियन का मतलब कितना होता है पता है ना? 10 का पावर कितना? 6। तो 2 गुने 10 का पावर 6 है ना। तो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 टू पावर -19 और इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो नेगेटिव चार्ज दिया रहेगा, बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 3.2 हो गया, माइनस में रहेगा, पावर हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 6 घटा दीजिएगा तो क्या होगा? 13 बच जाएगा, -13 कूलम चार्ज बचेगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 4.8 into 10 to power -18 कूलम वाट? Can a body have charge 4.8 into 10 to power -18 कूलम चार्ज? क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं, ये बतलाना है। तब तक हम ऊपर से रेज कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे कि लिख लेना है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कैन अ बॉडी हैव चार्ज उतना? यस सर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, Q बाई E। Q बराबर हो गया आपका 4.8 इंटू 10 टू पावर -18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -18 19। अब देखिए ये चला जाएगा ऊपर तो 30 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि यह संभव है। क्या है? यह संभव है। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन है 5 नंबर में, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 4.8 into 10 to power -20 कूलम? देख लिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर उसी तरह का है। तो पहला का आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर का आंसर होगा S, यानी इसका मेन आंसर क्या होगा? S 4 नंबर का। नो सर, नहीं होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे आपका N इक्वल टू Q बाई E। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 4.8 इंटू 10 टू पावर -20, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19।
देखिए ये हो जाएगा 0.3। तो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता, यही क्वांटाइजेशन कहता है। यानी कि आपका 2-2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं संभव है, इसीलिए आंसर होगा नो, इतना चार्ज किसी बॉडी पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूँ, मोल तो ऐसे पढ़े होंगे। मोल का डिफिनीशन 3 को जनरली होता है। एक डिफिनीशन होता है मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब एटम, मोलिकुल, आयन जो भी लिखिए, बटा 6.023 गुने 10⁻23। एक मोल का डिफिनीशन होता है आपका गिवन मास, या जो भी वेट लिखिए बाई मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। एक मोल का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करिए, पढ़े होंगे ऐसा, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर होता है। क्या होता है? 22.4 लीटर होता है STP। ये बात फॉर्मूला समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन है आप लोग के पास। क्वेश्चन अब 6ठा नंबर ये है, फाइंड फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज present इन 11.2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि H2O। फाइंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज present इन 11.2 लीटर ऑफ वाटर। यानी बात समझिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले मोल में बदलिएगा, प्रोसेस में समझा देता हूँ। इसको मोल में बदलिएगा, मोल में आ जाएगा तो नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल निकाल लीजिएगा। एक वाटर मोलिकुल में कै गो प्रोटॉन होता है, ये बात बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी से कोई। एक वाटर मोलिकुल में कितना प्रोटॉन होता है? नहीं पता है किन्हीं को? सर 10। तो हम 10 होता है। हमको तो नहीं समझ में आया कैसे, आप बताइए। सर हाइड्रोजन के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 8। हाइड्रोजन के पास 2 होता है कि 1 होता है? सर 2 हाइड्रोजन है ना वहां पर। अच्छा ठीक है, तो बनाइए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा तो लास्ट में Q बराबर N नहीं लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। फार्मूला भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। क्वेश्चन बनाइए, 2-3 मिनट टाइम आप लोग को मिलता है। बताइए कितना मोल आया, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल बताइए। प्रियांशी? So 0.5. सोलानी? 0.5 से। चलिए गौरव, आपका कितना आया जी? नंबर ऑफ मोल कितना 1/2 आया? सर। 1/2। कितना? 0.5। अपने मन से? नो सर बनाए हैं।
चलिए इधर देखिए, तब मोल भी पढ़ा रहे हैं, इसका 50 भी दे दिए केमिस्ट्री के लिए। देखिए पहले तो मोल गलत निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात ध्यान से समझ लीजिए, पानी जो है लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये जो फार्मूला होता है ना, सिर्फ ओनली आइडियल गैस के लिए लागू होता है, याद कर लीजिएगा, फॉर आइडियल गैस के लिए सिर्फ लागू होता है। वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 11.2 लीटर है, इसलिए मास ऑफ वाटर जब निकालिएगा तो 11.2 kg होगा। इसको भी निकाले अब डेंसिटी से गुना करके। आपको पता होना चाहिए वाटर का डेंसिटी होता है उसके अनुसार 1 ग्राम पर सीसी, यानी कहने का मतलब ये हुआ 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी होता है। तो अब नंबर ऑफ मोल जब निकालने चलिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, तो लिखिएगा 11.2 केजी, नहीं मोल निकालते समय ग्राम में लिया जाता है, इसलिए 1000 से गुना भी कीजिएगा। अब बाई 18 मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, 16 2 18। आप लोग समझते होंगे बात को, तो इतना मोल आएगा, 0.5 मोल नहीं आएगा। अब सोचिए केमिस्ट्री में भी धोखा खा गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल आ गया, तो नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल निकालेंगे। मोलिक्यूल इक्वल टू लिखेंगे 11.2 बाई 18 और 6.023 गुने 10⁻23 और 1000 का 3 जीरो जोड़ दिएगा इसमें, देख लीजिए ध्यान से। तो इतना H2O मोलिक्यूल आ गया है आपका। अब इधर से नीचे से मिटा देते, इसका तो जरूरत है नहीं आप लोग को। तो देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। ये हुआ आपको H2O मोलिक्यूल, और आप जानते हैं क्या, वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 H2O इक्वल टू 10, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 11.2 लीटर ऑफ H2O बराबर, इसमें 10 से गुना कीजिएगा। तो देखिए अगर 2 3 को छोड़ देते हैं तो इसको 3 बार का कटवा दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 11.2 बाई 3 और पावर हो गया था 10⁻26। देख लीजिए ध्यान से। और इसमें 10 प्रोटॉन होता है, तो इतना तो अभी मोलिक्यूल निकाले थे, उसमें 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो निकालिएगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर जब लिखिएगा तो क्या होगा, Q बराबर NE, तो N के बदले ये हो गया, तो हो गया 11.2 बाई 3 और इंटू 10⁻27 और इंटू 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। अब आप इतना मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो आंसर जरूर आ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा आपके पास कुछ नहीं बचा है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। देख लिए ध्यान से, यानी कि आपका आ गया 11.2 1.6 बाई 3 इंटू 10⁻⁻8 इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। तो आप बात समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ आप गलती किए थे उसको सोच लीजिए, अगली बार से गलती नहीं करना है। और हद तो तब हो गया जब NCERT
अपना 16 एग्जाम्पल थर्ड में ये कहता है, किसने, एनसीईआरटी 16 एग्जाम्पल थर्ड में ये कहता है कि आप बताइए क्या, कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज आणि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। इतना ही क्वेश्चन लिखा है। एनसीईआरटी 16 एग्जाम्पल में थर्ड नंबर में एक क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइए आप लोग सोच लीजिए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। एनसीईआरटी ये लिखता है अपने क्वेश्चन में, बात समझ लीजिए कि क्या लिख रहा है। जो फाइंड अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, एक कप पानी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो बनेगा तो इसी तरह से, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कप पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है। कितना लीजिएगा अपने मन से। तो एनसीईआरटी फिर उसी में लिखता है 16 एग्जाम्पल में कि इन जनरल हम लोग जानते हैं कि एक कप वाटर में 250 ml पानी होता है। मतलब एक गिलास पानी पीने का अर्थ क्या होता है, 10 ml पानी पीना कि 1 लीटर। एक गिलास दूध पीने का मतलब क्या होता है, 4 लीटर दूध पी जाइएगा। तो वही 1 लिखता लीटर है सर। 1 लीटर एक गिलास में। बच्चों ने पढ़े होगा ना कि 1 गिलास दूध पीना चाहिए डेली, तो 1 लीटर दूध पीते हैं, यस सर। 250 ml। तो वही एनसीईआरटी लिखा है, 250 ml लेके बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग के लिए है। आप लोग इतना देख ही चुके होंगे कि ये क्वेश्चन अब बन जाएगा आपसे, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आप लोग के लिए, देख लीजिए क्या है। अगला प्रॉब्लम है आप लोग के लिए, कैलकुलेट चार्ज डेवलप ऑन 224 मिलीग्राम, कैलकुलेट चार्ज डेवलप ऑन 224 मिलीग्राम Fe particle if 0.01% of 0.01% electron 0.01% electron remove electron remove from Fe. Calculate charge developed on 224 milligram Fe particle if 0.01% of electron removed from Fe। यानी कि एक आयरन का नेल है, काटी जो है 224 मिलीग्राम का है, उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उन सभी इलेक्ट्रॉन में से 0.01% इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे तो आयरन पार्टिकल पर कितना चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव में, ये बतलाना है जल्दी से। बनाइए आप लोग तेजी से, टेंशन मत लीजिए।
बोलिए जल्दी से आंसर कितना आया, मोल निकाले पहले। यस सर। कितना मोल आया? सर 4/1000। चलिए यहाँ सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe जो होगा 224 मिलीग्राम से ग्राम में जाइए, इतना ग्राम हो गया बाई 56 इसका मास नंबर होता है। तो आ गया आपका 4 × 10⁻³ मोल। नंबर ऑफ Fe एटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ इंटू 6.023 गुने 10⁻23 एटम। आप लोग बता सकते हैं आयरन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 26 सर। 26 होता है। वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 224 मिलीग्राम ऑफ Fe बराबर होगा, इसमें 26 से गुना कीजिएगा तो देखिए 4 × 6.023 इंटू 26 आई इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा देख लीजिए, 20। क्या हो जाएगा 20, 10⁻20 हो जाएगा। इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता टोटल नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इक्वल टू क्या है, 0.01% ऑफ टोटल, यानी कि 0.01/100 इंटू, वहां से कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 4 × 6.023 इंटू 26 इंटू 10⁻20। देखिए 1 2 3 4 0 वहां से गायब होगा, तो आपको आ जाना चाहिए कितना, 6, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 26 इंटू 24 092 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 0 और गायब होगा इसमें से तो 16 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब बताइए अमाउंट ऑफ चार्ज जो आयरन पर डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज डेवलप ऑन Fe जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है N × E, तो इसके हिसाब से रखिएगा तो N तो आपका यहाँ आ गया 26 गुने 24.092 इंटू 10⁻16 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम चार्ज, इतना चार्ज आपका डेवलप होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए, और हमें लगता है गुना भाग कीजिएगा
तो 24 गुणे 26 इतना ही सब करने के बाद लगभग ये 1 कूलम चार्ज के आसपास आएगा। गुना भाग करके देख लीजिएगा, 1 कूलम चार्ज आएगा। ऐसे 0.99 करके आएगा, 0.998 ऐसे आएगा। जैसे या तो मतलब ऐसा आ जाएगा 0.9988 कूलम करके आएगा। तो इसको लगभग हम लोग 1 कूलम चार्ज कर सकते हैं, इसलिए लिख दिए थे। यानी कि क्या समझे, अब इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, आपको मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि आपका इधर उधर से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ प्रेजेंट हो रहा है जो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरह से आएगा और अभी बहुत तरह से इसमें सीखना भी है। तो इसको लिख लिए हैं, इसको मिटा दें, तब ना अगला क्वेश्चन चलेगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिटी मेथड लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, जो लगाना है लगा लीजिए। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन कह रहा है 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकेंड। 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकेंड फ्रॉम बॉडी A to बॉडी B। Find time taken to transfer 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज यानी कि एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, ये A है, ये B है। इस पर से इधर इलेक्ट्रॉन जो है 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर किया जा रहा है A से B पर। तो इस यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बतलाना है अभी का अभी। जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर आया, कितना सेकेंड, कितना साल, कितना दिन आया, ये बताइए। सर 0.625 into 10 to the power 10 सेकेंड। उसको साल में बदल के बताइए। देखिए हम तो बनाते हैं ऐसे, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड बराबर Q बराबर यानी 10 to power 9 और 1.6 गुने 10 to power -19 यानी कि 1.6 गुने 10 to power -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो अब आपको टाइम निकालना है। तो सीधा सीधा साफ बात समझ लीजिए, आप यूनिटी मेथड का थोड़ा सा दिमाग लाते हैं तो इतना चार्ज ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड, इसलिए 1 चार्ज ट्रांसफर करने में कितना सेकेंड लगेगा, तो 1 बाई कितना
1.6 गुने 10⁻⁻10 सेकेंड लगेगा। अब ये ऊपर लेके जाएगा तो 10⁻10 सेकेंड ऊपर हो जाएगा बाई 1.6, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड लगेगा। इसको गुना भाग कीजिएगा तो देखिए 6.25 10⁻9, एक दिन में 86,400 सेकेंड मात्र होता है। एक साल में 365 से गुना कर लीजिएगा, कितनों कुछ कीजिएगा तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 कटेगा और ऊपर 9 0 है, 3 0 बचल रह जाएगा। लगभग आपका 200 साल आएगा। कितना आएगा? 200 साल। यानी कि सोच लीजिए कितना साल आएगा? 200 साल। यानी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाइए यहाँ पर कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ईच एंड एवरी सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तब आपको एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 200 साल लग रहा है। तो सोचिए कूलम जो है चार्ज का कितना बड़ा यूनिट है। सोचिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात को डिस्कशन करना है। यानी बात समझने के लिए तैयार हो जाइए कि अगर केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में प्रोसीड कर रहा होगा, अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर तो पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन तेजी से ट्रांसफर होता होगा, इस बात को समझिए। या करंट आप यूज कर रहे हैं तो वायर में कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस बात को भी समझना पड़ेगा आपको। उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी बहुत सवारी है और बाकी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन देखिए आज एक नया टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली इसको कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी ये टॉपिक है। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो किसी चीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट मैथमेटिकली 3 तरह से कर सकते हैं। या तो लाइन के लॉन्ग कर सकते हैं, या तो सरफेस एरिया के लॉन्ग कर सकते हैं, या पूरे वॉल्यूम में कर सकते हैं। या डेंसिटी ही आप किसी तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका डेंसिटी 3 तरह का होगा। जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे लिनियर डेंसिटी की अगर बात करेंगे या लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डेंसिटी वर्ड ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। लिनियर डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? लैम्डा से। इन जनरल सम टाइम आपको बदला हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। एक है सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, और एक है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, जिसको जनरली रो से डिनोट करते हैं, इसको जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब लिनियर डेंसिटी क्या होगा? तो लिनियर डेंसिटी होगा जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वह फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी और पर यूनिट लेंथ जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम ये बात बोले हैं। उसी तरह से सरफेस में किसका आएगा? क्वांटिटी बाई एरिया होगा, जितना एरिया में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो है आपका क्वांटिटी
बाई वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब हुआ ये क्वांटिटी क्या है, तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। क्वांटिटी जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो फिजिकल क्वांटिटी, उसमें सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है मास के बारे में। दूसरा हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, फिर एनर्जी सम टाइम होता है, सम टाइम करंट भी होगा आपका, है ना। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेंसिटी वर्ड इसी को कहते हैं। जैसे अब आपको डिफाइन करना रहेगा, कोई पूछ दे लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर होगा मास बाई लेंथ। मान लीजिए छड़ी में मास को आप डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मास बाई लेंथ, या इसको आप dm/dl भी लिख सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से सरफेस मास डेंसिटी की बात कर सकते हैं आप, तो सिग्मा इक्वल टू होगा मास बाई एरिया, या इसको आप dm/dA लिख सकते हैं सिंपली। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी उसी तरह से होगा, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी उसको हम रो से डिनोट करते हैं, मास बाई वॉल्यूम भी लिखते हैं, है ना। इसी को dm/dV भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर अभी तो हम लोग को इस चैप्टर में चार्ज पढ़ा, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि आप दिमाग से सोच लीजिए कि बाद में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज है, एक ही है। आप देखिए मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात किया जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको भी हम लोग लैम्डा से जनरली डिनोट करेंगे, और चार्ज बाई लेंथ होगा, क्या होगा, चार्ज बाई लेंथ। और यही फिर हो जाएगा आपको dq/dl हो जाएगा, या dq/dx हो जाएगा। सम टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेंथ आपका बदलते रहेगा। फिर उसी तरह से सरफेस मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी है आपका, सॉरी मास हो गया था, चार्ज की बात कीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कीजिए आप, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका सिग्मा चार्ज बाई एरिया होगा। आप dq/dl लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो सकता है, जिसको हम जनरली रो से डिनोट करते हैं। चार्ज बाई वॉल्यूम होगा, या dq/d भी होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं हम ये। यानी कि आप समझ गए होंगे यह डेंसिटी कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। लेकिन आपसे कोई डेंसिटी का फॉर्मूला पूछता है तो फट से आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका पूरा नाम देखिए क्या है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी के इक्वल टू मास बाई ही वॉल्यूम होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। डेंसिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कर सकते हैं उसको डेंसिटी के फॉर्मूला में आप उसको ला सकते हैं। मास का ही डेंसिटी तीन तरह से है, देख लीजिए। चार्ज का ही डेंसिटी तीन तरह से है, एनर्जी डेंसिटी भी आगे आपको पढ़ना है। मतलब बहुत तरह का डेंसिटी होता है, ऐसा नहीं कि एक तरह से। ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से आया है। तो अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, अगर लाइन में कोई चीज अरेंज है तो उसको लिनियर के टर्म में करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे। तो मेनली हमको ये समझना है कि अगर कोई मेटल का रॉड है, उस पर अगर जैसे ये पेन है आपका, अगर पेन पर आप पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो क्या हो गया, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप इस पर कर दिए हैं तो इसको लिनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आप करें। यही पूरा अगर मान लिया जाए कि ये हाथ देख लीजिए, हथेली, इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो जाएगी। उसी तरह से पूरे वॉल्यूम में अगर कोई चार्ज फैला हुआ है
तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसको समझने में अगर किन्हीं को कष्ट है तो बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तब तो अब इसके बाद फिर प्रॉब्लम की बारी आएगी। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लिखिए आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए तो आगे मैं बढ़ूं। चलिए कलम कॉपी निकालिए, फास्ट आंसर बताते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटालिक रॉड इज 10 माइक्रोकूलम पर मीटर है। फाइंड चार्ज ऑन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड। क्वेश्चन बनाइए। आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइए और आंसर बतलाइए। देख लीजिए, कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटालिक रॉड इज 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, फाइंड चार्ज ऑन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड। तो देखिए आप अभी अभी पढ़े हैं सबसे पहले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी का हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी का हो वह लेमडा बराबर चार्ज बाई लेंथ होगा। तो चार्ज बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला आपका, चार्ज ऑन रॉड या जो भी रहे उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर लेमडा इंटू एल। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा तो 10 माइक्रो है, कूलम पर मीटर है। तो कूलम पर मीटर है तो जरा रॉड को भी मीटर में बदल लीजिए, यानी कि 0.2, यानी कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज उस रॉड पर है आपका। देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज बदल दिया। 2 तो माइक्रो माइक्रोकूलम। में भी चेंज कर सकते हैं ना, बोलिए तो मीटर में भी तो उसको चेंज कर सकते हैं ना, किसको? माइक्रोकुलम जो है। माइक्रोकूलम तो चार्ज का यूनिट है। मतलब 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई वो रहने करके। दीजिए, हाँ, वो कर सकते हैं। तो केवल आप इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ उसको कर भी सकते हैं, वहां लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वहां लास्ट में आप लिख सकते 2 माइक्रोकूलम आया है, उसको 2 गुने 10⁻⁶ कूलम चार्ज होगा। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो देखिए लिनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपका वायर का यहाँ दिया हुआ है 2x माइक्रोकूलम पर मीटर है। फाइंड चार्ज ऑन 10 सेंटीमीटर वायर। ये क्वेश्चन बनाना है आपकी बात। जल्दी दिमाग लगाइए। चलिए देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो समझ जाइए ये फंक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि ये वैरी करेगा समय के साथ साथ। तो आपको क्या करना है, एक रॉड लेना है सबसे पहले इस तरह से। जब जब वैरी करता है बात तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंच मान लिया कि ये फंक्शन इसका मतलब 1 इंच से वैरी कर रहा होगा कहीं ना कहीं से, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर ओरिजिन मान लीजिए इसको 0 0 करके। अब इस रॉड को बहुत सारे पीस में डिवाइड कीजिए, बहुत सारे पीस में डिवाइड कीजिए, और एक छोटे से पीस की लंबाई अगर h दिया हुआ है तो आपको dx मान के चलना है। और मानिए कि इस पर चार्ज अब क्या होगा, तो चार्ज ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ वायर, पीस ऑफ वायर जो होगा स्मॉल पीस ऑफ वायर डी क्यू बराबर होगा क्या, लेमडा गुने dx होगा। देख लीजिए बात समझिए अच्छी तरह से, लेमडा इंटू क्या होगा, dx होगा। अब लेमडा का वैल्यू जो है आपका डी क्यू बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए 2x इंटू dx हो जाएगा। यूनिट को छोड़ दिए, यूनिट आपको याद रखना है कि माइक्रोकूलम पर मीटर है, तो 2x इंटू dx हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जब निकालने चलेंगे आप इस पर टोटल चार्ज, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके कहां तक, तो 10 सेंटीमीटर पूरा लंबा है रॉड, तो 0 से 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं 0 से 0.1 मीटर, क्योंकि यहाँ फंक्शन मीटर में दिया हुआ है इसलिए। और ये फंक्शन पुट करेंगे तो 2x इंटू dx होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x 1 + 1 होगा और 1 + 1 होगा, 0 से 0.1 हो जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर, ऐसा फंक्शन बच जाएगा। यानी कि आपका 10⁻⁻2 ये हो जाएगा। और देखिए यूनिट था माइक्रोकूलम पर मीटर, इसलिए माइक्रोकूलम इतना चार्ज हो जाएगा आपका। अगर आप पावर में सिर्फ लिखना चाहते हैं तो 10⁻⁸ कूलम चार्ज होगा उस रॉड पर। देख लीजिए जब जब फंक्शन में रहेगा तो आपको देखिए जनरल था सिंपल था तो वो होगा, लेकिन अगर मान लिया चार्ज डेंसिटी जो है हर एक पॉइंट का अलग अलग हो, यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो,
थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा चार्ज का कंसंट्रेशन है, और बढ़ेंगे तो और ज्यादा कंसंट्रेशन है, और ज्यादा बढ़ेंगे तो और ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग बनाने का तरीका यही है कि पहले एक स्मॉल पीस पर निकालिए और फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह की बातें आपको आएगी। आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देंगे, उसपे आपको इसी तरह का प्रॉब्लम देंगे जिसमें आपको इंटीग्रेट ये सब करना पड़ेगा। क्वेश्चन है linear charge density of wire is varied at 3 plus 2x varies as 3 plus 2x, where x is the distance from one end, where इसका यूनिट लिख लेंगे माइक्रो कूलम पर मीटर, where x is the distance from one end, find charge on 20 सेंटीमीटर वायर। बनाइए इस क्वेश्चन को, फाइंड चार्ज ऑन 20 सेंटीमीटर वायर। लगता है ये भी हमें को बताना पड़ेगा। देखिए, लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर वेरीज इतना, यानी फिर से वही बात है, एक रॉड है जिसका लिनियर चार्ज डेंसिटी आपका वेरी कर रहा है। तो फिर से हम बोले ना कि सबसे पहले क्या कीजिए, एक छोटा सा पीस कहीं भी मानिए और लिख, अब की बार तो पूरा स्पष्ट लैंग्वेज है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, मतलब यहाँ से एक एक्स दूरी पर एक आपका छोटा सा पीस लेना। देखिए यहाँ अगर अभी आर लिखते तो यहाँ डी आर फंक्शन लेना पड़ता, यहाँ अगर बाई लिखते तो यहाँ डी वाई लेना पड़ता, अगर यहाँ एल लिखते तो यहाँ डी एल लेना पड़ता। तो यहाँ पर मैं dx ले रहा हूँ फिर से, क्योंकि वही बात है। तो चार्ज ऑन स्मॉल पीस जो होगा, स्मॉल पीस अगर लिखेंगे डी क्यू बराबर, तो फिर से होगा लेमडा इंटू डी एक्स। फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। तो लेमडा का वैल्यू अब की बार दिया हुआ है, तो डी क्यू बार लिखेंगे 3 प्लस 2x इंटू डी एक्स होगा। तो टोटल चार्ज की जब बात करेंगे, टोटल चार्ज ऑन वायर की जब बात करेंगे आप, तब क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑन वायर क्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 3 प्लस 2x इंटू डी एक्स का लिमिट कहाँ से 20 सेंटीमीटर, और वहाँ माइक्रो कूलम पर मीटर ही यूनिट है। तो 0 से 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 तक इंटीग्रेट करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेट होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब इंटीग्रेशन का जो रूल है वो तो लगाना पड़ेगा कि 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा सबसे पहली बार, 0 से 0.2 होगा, फिर आपका हो जाएगा
2x इंटू dx हो जाएगा, 0 से 0.2 हो जाएगा। फिर जब आप इस तरह से करेंगे तो x आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 से 0.2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाता है, 0 से 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब लिखेंगे 3 तो 0.2 माइनस 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ 0.6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.64 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि माइक्रो यूनिट लेकर के इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए, अब देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि अब दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हम लोग चलेंगे। चलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? ये था लिनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में अभी अगले क्लास से जो मेन चलेगा आपका कूलम्स लॉ, उसमें वेक्टर भी बहुत यूजफुल होगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज चार्ज, स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर have charge 31.41 microcoulomb. Find surface charge density, charge density। चलिए बनाइए क्वेश्चन, अगला आप लोगों के लिए यही है। सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैव चार्ज इतना, तो फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितना जल्दी हो सके बनाइए। चलिए, अब ज्यादा टाइम नहीं आप लोग को मिलेगा, है ना? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह देख लीजिए कैसे होगा। आपको पता है कि अगर कोई स्फीयर है उस पर चार्ज रखे होंगे तो पूरे सरफेस पर फैला होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और चार्ज बटा एरिया फार्मूला होता है। चार्ज आपको पता है 31.41 माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻⁶ कूलम है, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 होता है, पाई होता है, r² होता है। तो r तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसलिए यहाँ से जब इसको काटिएगा तो 10 हो जाएगा। देख लीजिए 3.14 होता है, तो यह काटेंगे तो 10, यानी कि 10 हो जाएगा ऊपर, और इधर हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, नीचे 4 बच गया, ये 25 हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ ये भी हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से,
तो 100 हो जाएगा, तो एक तो कट जाएगा, 10 नीचे बचेगा, फिर एक कटेगा तब -3 बचेगा, ऊपर जाके ये +3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 10⁻³ आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि SI यूनिट में हम लेके चले गए हैं। इसको देख लीजिए, 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। देख लीजिए ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर have charge 12 microcoulomb. Find surface charge density. Surface charge density आपका चार्ज डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है, उसको समझ लीजिए और क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। जितना फास्ट हो सके क्वेश्चन बनाइए। चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन तो बन ही गया होगा आप लोग से, फिर भी मैं बता देता हूँ। कहता है क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर है, तो क्यूब है तो आपको पता है कि क्यूब का फिगर कैसा होता है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वह कितना होगा, तो 6a² होगा साइड का। इतना फॉर्मूला पता है आपको। तो जब पता है तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा चार्ज बाई एरिया। चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, 12 माइक्रोकूलम है, 12 × 10⁻⁻6 और 6 से स्क्वायर आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर 10⁻⁻6, फिर नीचे बन के आएगा 4 × 10⁻⁻4। देख लीजिए ध्यान से, काटेंगे तो ये 1/2 और इंटू 10 टू पावर कितना बच जाएगा, देख लीजिए 4 ऊपर जाके -2 बचेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 0.5, या ज्यादा लिखना है तो 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर आपका यूनिट हो जाएगा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 स्फीयर हैव इक्वल चार्ज। क्वेश्चन है आपका 2 स्फीयर हैव इक्वल चार्ज। 2 स्फीयर हैव इक्वल चार्ज। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैलकुलेट रेशियो of surface charge density if volumetric if ratio of volumetric charge density
डेंसिटी रेशियो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज 8:64। बनाइए क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। Two spheres have equal charge. Calculate ratio of surface charge density if ratio of volumetric charge density is 8/64. देख लीजिए, बात समझ लीजिए। आज एकदम अच्छे से समझ लेना है कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरह से चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तभी काम चलेगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात समझते हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दिया है, तो ρ1 बाई ρ2 वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में चार्ज बाई वॉल्यूम फॉर्म होता है। तो चार्ज दोनों पर स्फीयर पर सेम है, दोनों स्फीयर का रेशियो ले रहे हैं, तो चार्ज सेम है बाई वॉल्यूम। तब 4/3 पाई r1 का क्यूब लिखिएगा नीचे, और जब इसका लिखिएगा तब क्यू बाई 4/3 पाई r2 का क्यूब। इसका मतलब सब कुछ कट जाएगा और r2/r1 का होल क्यूब बच जाएगा, मतलब इसका उल्टा। और आपको रेशियो दिया हुआ 8:64, तो 8/64 इक्वल टू दिया हुआ है r2/r1 का पावर 3 दिया हुआ है। पहले तो कट जाएगा और r2/r1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब कहता है निकाल के बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। स्फीयर है तब 4πr1 का स्क्वायर, क्यू आप 4πr2 का स्क्वायर, यानी सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू जो होगा r2/r1 का होल स्क्वायर, या और r2/r1 इससे निकल गया था 1/2, यानी उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ जाएगा आपका वैल्यू। देख लीजिए, बात समझ लीजिए किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जो देख लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है ना। इस तरह से हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, हाँ, पीछे क्लास में मतलब कि आपका चार्ज किस तरह से वेरी कर रहा था, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद हम लोग को कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ नया टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो अगले क्लास में ही कूलम्ब्स लॉ अब चालू होगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा कि चार्ज किस तरह से वेरी कर रहा है, तब आगे समझने में आपको हेल्प मिलेगा, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम होना ही है एकदम। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा आपको।